हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। तो बहुत सारे बच्चे क्लास 10th पास हो गए हैं, उसको बहुत बहुत मुबारक। मैनी मैनी कांग्रेट्स। तो जैसे क्लास 10th पास किए हैं तो क्लास 11th में तो आगे क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे साइंस स्ट्रीम रखेंगे। साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही रखेंगे, और बहुत सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखेंगे, है ना। तो हमारा काम है पढ़ाना। तो काहे ना हम आपको हेल्प करें, मदद करें, है ना। तो हम बात करेंगे कि हम फिजिक्स टीचर हैं। क्लास 11th जेई के लिए और नीट के लिए भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेई के लिए बनाएंगे। क्या है कि जेई और नीट में फिजिक्स तो दोनों को पढ़ना होता है, बट थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि पढ़ने का थोड़ा वे डिफरेंट हो जाता है कि जेई वाले थोड़ा डीप लेवल फिजिक्स पढ़ते हैं और नीट वाले उससे थोड़ा कम डीप लेवल पढ़ते हैं। पढ़ना तो दोनों को होता है, पूरा सिलेबस, है ना। जेई के सिलेबस में और नीट के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहला चैप्टर लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है ये? बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे समझो कि फिजिक्स मैथमेटिक्स बोलो से फिजिक्स की बात कर रहे हो, फिर यहाँ मैथमेटिक्स है। हाँ देखो बेटा, मैथमेटिक्स तो है। मैथमेटिक्स इसलिए है क्योंकि फिजिक्स में जो भी रूल्स है, जो भी लॉ है, सब डिराइव है, सब मैथ पे बेस्ड है। तो मैथ अच्छा समझ में आएगा तो फिजिक्स अच्छा लगेगा, फिजिक्स को अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए मैथ जरूरी है। और क्लास, अब बोलोगे सर क्लास 10 तक तो मैथ पढ़े हैं, है ना। तो क्लास 10 तक मैथ काफ़ी नहीं है फिजिक्स को समझने के लिए। जो क्लास 11th और 12th का मैथ है उसको समझने के लिए फिजिक्स सफिशिएंट है ना। तो क्लास 11th 12th के भरोसे, मैथ के भरोसे अगर हम रहें तो 2 साल लग जाएगा मैथ पढ़ने में, फिर स्टार्ट करोगे फिजिक्स। तो कब होगा नीट का तैयारी, कब होगा जेई का तैयारी। इसीलिए क्या होता है कि पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, जिससे हमें फिजिक्स पढ़ने में क्या होता है, हेल्प होता है। फिजिक्स पढ़ने में हेल्प होता है। बात समझ में आया? पहला लेक्चर है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आप बोलोगे सर आए हैं डायरेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स लिख दिए, हम 11th के स्टूडेंट हैं, हमें क्या पता। देखो बेटे, आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं, है ना। और बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे के मन में ये ख्याल होता है कि काश मेरा फिजिक्स अच्छा होता तो मैं जेई क्रैक कर लूंगा, नीट क्रैक कर लूंगा, है ना। तो उस बच्चों के लिए भी कह रहे हैं कि अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है तो जुड़ जाइए हमसे, है ना। हम आपको अपना पूरा कांटेक्ट दे देंगे, तो बने रहिए। हाँ, तो हमारे पास आज की इसमें कुछ टारगेट लेके आए हैं कि आज हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। कैसा पढ़ना है? एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेंगे। तो हमारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्लास 11th के जो बच्चे हैं उसको तो यही पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या होता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा सिलेबस की हम चर्चा कर देते हैं। जैसे मान लो कि क्लास 11th से स्टार्ट होता है, मतलब ड्रॉपर जो भी बच्चे हैं ना, तो जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं वो फिर से क्लास 11th 12th ही पढ़ता है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हम पहले 11th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, बोर्ड पे एग्जाम पास हो जाएंगे, फिर हम जेई नीट का तैयार करेंगे। तो ये सोचने में अच्छा लगता है, सोचे रह जाता है। जिसको तैयारी करना होता है क्लास 11 से ही अपने पाथ पे लग जाता है। जिसको जेई बनना होता है, जिसको इंजीनियर बनना होता है, जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। जिसको डॉक्टर बनना होता है, नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। तो इसमें कुछ सिलेबस है जैसे हमें पढ़ना होता है कुछ, जैसे मान लो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट,
एक वेक्टर अलजेब्रा आ जाता है जिसको स्केलर वेक्टर्स को अलग से पढ़ना पड़ता है। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये हमारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास 1D, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। सेकेंड आ जाता है 2D मोशन, टू डायमेंशन मोशन, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन सब आ जाता है, सर्कुलर मोशन आ जाता है। फिर हमें पढ़ना होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन LNM। उसके बाद पढ़ना होता है फ्रिक्शन। क्या पढ़ना होता है? फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। फिर पढ़ लेते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन को दो केस में पढ़ा जाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फिर पढ़ना होता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। द सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। फिर पढ़ना होता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जिसे इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड्स मैकेनिक्स। इसके बाद आ जाता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG, एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। फिर पढ़ना होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, या इसी का नाम है ओसिलेशन। इसके बाद पढ़ना होता है वेव्स। क्लास 11th में इतने सारे पार्ट हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे पार्ट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हो गया क्लास 11th का सिलेबस। अब क्लास 11th के सिलेबस में अगर सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम पास हो जाओगे। क्लास थ्योरी के साथ साथ इसका डीप कॉन्सेप्ट लोगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल में जैसे जेई लेवल का न्यूमेरिकल, नीट लेवल का न्यूमेरिकल है ना, तो आप लोग जेई और नीट भी क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। इसी में अगर हम बात करें क्लास, ये 11th था। अगर हम लोग बात करेंगे क्लास 12th, तो इसमें हम बात करेंगे पढ़ना क्या होता है। पहले पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो चैप्टर में, एनसीईआरटी दो चैप्टर में दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हमारे इसमें दो चैप्टर दिया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद पढ़ना होता है मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी में एक छोटा चैप्टर और जाता है मैग्नेटिज्म, दो चैप्टर में दिया हुआ है मैग्नेटिक फोर्सेज। इसके पास पढ़ना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आ जाता है दो पार्ट, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का पार्ट आ जाता है। फिर आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट, जिसे पढ़ना होता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूल नेचर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद है एटम्स, इसके बाद है न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई। इसके बाद आ जाता है सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ये आपका पूरा कंप्लीट क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस हो गया है ना। क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस आ जाता है, क्लास 11th और वो है क्लास 12th। ये पूरे चीज आपको 2 साल में पढ़ना होता है, एक सेशन में कंप्लीट करना होता है। तो जो स्टूडेंट क्लास 11th में है उसके लिए तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ड्रॉप लेता है ना, उसको यही 2 साल के सिलेबस 8 महीना 9 महीना में पढ़ना होता है, तो ड्रॉप और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम आप लोग को चाहेंगे कि अभी से ही आप लोग स्टार्ट कर दें। ये सब सिलेबस है, इसको आप लोग नोट करके रख लेना है। चलिए अब हम अपने रास्ते पॉइंट पे आते हैं। तो हम ये सोचेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, है ना। क्या है, सारी क्लास अटेंड करूंगा, ये क्या है कि अपने आप से प्रोमिस करो। जितने भी स्टूडेंट क्लास 11th में साइंस रखे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो अपने आप से कुछ पॉइंट को प्रोमिस करो। क्योंकि अब आप लोग 10th पास हो गए हैं, आप लोग को पढ़ने के लिए जो है किसी को कहना ना पड़े कि बेटा उठ पढ़ो, क्लास जा, कोचिंग जा, स्कूल जा, सवेरे उठ के पढ़ो। ये सब अब आप लोग कहने लायक नहीं हो गए हो। आप लोग इससे सेल्फ डेवलप हो जाना चाहिए और सेल्फ से प्रोमिस कर लो कि सारी क्लास अटेंड करूंगा, खुद से सारे नोट बनाऊंगा। अब नोट्स की बात क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, क्लास में बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, नोट्स नहीं बनाता है। उसको लगता है कि हमको सब समझ में आता है, सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है, नोट नहीं बनाता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट उसके दिमाग से हट जाता है, फिर उसका रिवीजन का टाइम आता है, तो किसी किसी का नोट मांगता है, किसी दूसरे का नोट उसको समझ में नहीं आता है, तो कोई बुक पढ़ता है समझ में नहीं आता है, तो फिर वो क्या होता है, उसका पढ़ाई वीक पड़ जाता है। अगर आप खुद से नोट बनाए रहोगे तो उसको क्या फ़ायदा होता है कि उसका हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक टेक्स्ट का अपना मीनिंग होता है, उसको पता होता है। तो उससे क्या होता है, उसका रिवीजन आसान हो जाता है, उससे क्या होता है, उसका रिवीजन आसान हो जाता है। होमवर्क डेली अटेम्प्ट करूंगा, जो होमवर्क मिले उसको डेली अटेम्प्ट करना है। इंस्टा ओनली 1 आवर चलाऊंगा। इसका क्या मतलब, इंस्टा चलाना नहीं है, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ।
जब तक आपका क्लास 11 12 जेई के बीच में हो। अगर मन करे कभी चलाने का तो कुछ सोशल मीडिया सब कुछ देर के लिए चला लेगा, लेकिन 1 घंटा ज़्यादा नहीं चलाना है। रिवीजन में जान लगा दूंगा। जब भी रिवीजन करना है तो पूरे दिल दिमाग लगा के, जान लगा के रिवीजन करना है। कुछ भी नहीं होगा तो रीस्टार्ट करूंगा, ये बात याद कर लो कि कुछ भी नहीं होगा तो रीस्टार्ट करूंगा, फिर से स्टार्ट। क्या होता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं मेहनत करते हैं, लेकिन उसको क्या होता है कि पढ़ाई इतना इजी तो है नहीं, है ना। अगर पढ़ाई इजी होता तो फिर पढ़ाई के पीछे इतना डिफिकल्ट का ये कैसे बात होता, है ना। तो पढ़ाई इजी तो है नहीं, फिर भी क्या करना है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करता है, पढ़ता है, समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे पढ़ना छोड़ देता है ना। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं है, फिर से रीस्टार्ट करना है। मतलब एक होता है ना कि पढ़ाई छोड़ना, एक होता है कि भागना, एक होता है लड़ना। तो हम सजेस्ट करेंगे लड़ना सीखो। जब तक कोई लड़ा नहीं तब तक आगे बढ़ा नहीं, है ना। तो लड़ना पड़ेगा और लड़ोगे, तो इस पर बात दिमाग में रखना चाहिए। अपने आप से प्रॉमिस कर लो, सही है। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, ये बात मन में बैठा लो। फिर हम लगते हैं आप लोग के पास एक भयंकर डर होता है, वो डर क्या है इस पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन होता है क्या कि सर 10th में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, 10th में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, क्या जेई कर सकता हूं या नीट कर सकता हूं, है ना। जेई या नीट कर सकता हूं। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, क्लास 10th में आपका कोई जितना भी परसेंट आया है वो मायने नहीं रखता है क्लास 11th और 12th के प्रिपरेशन में, जेई और नीट के लिए। क्योंकि क्लास 11th 12th का जो सिलेबस है और जो क्लास 10th का सिलेबस है, और क्लास 10th में जो साइंस है, ऐसे मान के चलो क्लास 10th में साइंस कुछ है ही नहीं, साइंस और मैथ कुछ है ही नहीं क्लास 11th के कंपेयर में, 12th के कंपेयर में। तो इससे क्या होता है कि अगर आप पूरा एनर्जी लगा के जोश से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पूरा एनर्जी लगा के जोश में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो आप बिल्कुल जेई भी कर सकते हो, नीट भी क्रैक कर सकते हो, आईआईटी इंजीनियर भी बन सकते हो, एम्स का डॉक्टर भी बन सकते हो, है ना, एम्स से डॉक्टर भी बन सकते हो। क्लियर है। तो ये डर अपने मन से हटा लो। फिर हमारा कार्यक्रम क्या होगा, तो लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर जिससे आप लोगों के पास रिकॉर्डेड पहुंचेगा, है ना। अगर रिकॉर्डेड पहुंच रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी बीच बीच में आप लोग से हम लाइव जुड़ते रहेंगे, और आपको हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9708809410, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके से क्या हो सकता है कि मुझसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक ना। जब भी आपको लाइव जरूरत पड़ेगा तो लाइव, जब भी आपको जूम ऐप पे आपको सीधा कंटेक्ट करना हो तो सीधा, जो हमारे नियर बाय है तो मेरे से मिल सकते हैं। लेक्चर में पढ़ाई 90% होगा, मस्ती 5% होगा, और रोस्ट 5% होगा। मतलब हम लोग जब भी जो क्लास आप लोग वीडियो देखोगे तो उसमें 90% पढ़ाई होगा, 5% एंटरटेनमेंट तो होना ही चाहिए, है ना। हाँ, तो इस बात डेली होमवर्क मिलेगा, डेली होमवर्क मिलेगा, डेली होमवर्क मिलेगा, जो आप लोग को हम प्रोवाइड करवाएंगे। कुछ आप लोग को ट्रिक्स बताएंगे, जो हैवी क्वेश्चन को कैसे इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी चैटिंग सेशन भी होगा। याद रखें कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट जितना अच्छा से समझोगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएगा। उसके लिए क्लास में फुल अटेंशन के साथ टीचर को समझना है, सुनना है, ठीक ना। ये बात है, आप लोग याद रखिएगा कि फिजिक्स आप सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपको बिना टीचर का समझना। वैसे तो बहुत हर बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी समझ जाते हैं, लेकिन टीचर अगर आपको मिल गए तो आपका टाइम बचा देता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देता है ना। हाँ, तो इसलिए क्या है, टीचर को सुनना है बड़ी अटेंशन के साथ, ठीक है। चलो, हमारे पास है पढ़े कैसे, पढ़ाना कैसे है, पढ़ना कैसे है।
ध्यान रखिएगा, फुल अटेंशन इन क्लास, क्लास के बाद एक बार नोट्स को वापस से पढ़ना है एंड नोट के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक ना। होमवर्क अटेम्प्ट करना है, भले ही किसी क्वेश्चन का आंसर आए ना आए, होमवर्क जो भी मिले उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना ही है, चाहे आंसर आए या ना आए। फिजिक्स में क्वेश्चन का रफ डायग्राम बनाने का हमेशा ट्राई करना है, सॉल्यूशन हो या ना हो किसी भी क्वेश्चन का फर्स्ट 5 मिनट आपका होना चाहिए, मतलब ओनली आपको ट्राई करना है बिना किसी हेल्प के, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो फिर भी उसमें कम से कम 5 मिनट आपको अपना टाइम देना है, क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में, दिमाग में जो आइडिया आया उस आइडिया से सॉल्यूशन करने में, है ना। फिर अगर आपको अगर नहीं मिला तो फिर आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे इंटरनेट है, सॉल्यूशन देख सकते हैं, टीचर्स हेल्प ले सकते हैं, नियर बाय अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। इस सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपका 5 मिनट होना चाहिए पहले का। टेस्ट से पहले वाले वीक में टेस्ट के सिलेबस का रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे मान लो अगले संडे को टेस्ट है ना, आज मंडे है तो आज से रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए टेस्ट के सिलेबस को, और साथ में पढ़ाई भी करते रहना चाहिए। चैप्टर खत्म होते ही शॉर्ट नोट खुद से बनाने हैं, जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया तो सारे चैप्टर में क्या होगा, नोट तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर इतना बड़ा नोट हो गया, इसको कैसे रिवीजन करें, कैसे तैयारी करें, तो उसको 2-3 बार रिवीजन करके फिर आपको इस तरह से शॉर्ट नोट बनाइए कि उसको आप एक झलक देखने से पूरा रिवाइज हो जाए, तो इस तरह से खुद से बनाना है। पूरे समर्पण के साथ टीचर की बातें सुननी है, बाकी किसी का ज्ञान नहीं लेना है। जेई की पढ़ाई के मामले में, जेई और नीट की पढ़ाई के मामले में क्या करना है, सिर्फ टीचर का ही बात सुनना है। अगर आपको कोई अलग से ज्ञान देता है कि ये पढ़ो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो उसका ज्ञान नहीं लेना है, इधर से सुन के इधर से निकाल देना है। सही है, चलो तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बात करेंगे जिसमें है एंगल्स। एंगल क्या होता है, तो आप लोग तो कभी तक ये पढ़ते आए हैं कि अगर दो लाइन कहीं पे कट कर रहा है तो इसको हम लोग एंगल बोलते हैं, है ना। तो एक एंगल ये हो गया, 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 ये भी सही है। बट हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट में एंगल को एक कैसे दिखाया गया है उस पर ध्यान देना है ना। एंगल का मतलब टेल्स अबाउट रिवोल्यूशन, ये क्या बताता है, रिवोल्यूशन के बारे में, किसके बारे में बताता है, रिवोल्यूशन के बारे में। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, अब ये कितना रिवॉल्व किया, देख रहे हो कितना रिवॉल्व किया, ठीक है। जैसे मान लो ये यहां था, कितना ये रिवॉल्व किया, ये वाली बात है। तो ये लेंथ तो फिक्स है, कितना रिवॉल्व किया, कितना ये टर्म लिया, है ना। इसी को, इस पॉइंट के दोनों के बीच का एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल। सही है, तो एंगल वैसे भी हम लोग जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं 30 डिग्री का एंगल है, तो कहीं ना कहीं यही होता है कि ये लाइन कितना टर्न लिया, कितना रिवॉल्व किया। सही है, चलो तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट रेडियन होता है, जिसका सिंबल हम लोग आरएडी यूज करेंगे। अदर यूनिट जो होता है, अदर यूनिट्स जैसे डिग्री,
है ना, मिनट, सेकंड, ये सब जनरली हम लोग आप लोग क्लास 10th में डिग्री डिग्री यूज करते होंगे, है ना। रेडियन बहुत कम समय मौका मिला होगा जहाँ आप लोग डिग्री यूज करते होंगे, तो ये चीज़ें हैं। तो आप बोलोगे सर कैसे हमें बोलना होता है, जैसे ये एंगल है, क्या है ये, जैसे ये 2 है, उस पर ऐसे डाल देते हैं तो क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। जैसे यहाँ पर 2 है, ऊपर एक ऐसे डाल दिए हैं डैश, इसको क्या बोलते हैं, मिनट। ऐसे डबल डैश डाल देते हैं तो क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड बोलते हैं। बाकी क्या है यहाँ पर, अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो ऐसे 2 रेडियन। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन। तो सबकी क्या है सिंबल, इस तरह का डालेंगे, डिग्री ये हो गया मिनट का, ये हो गया सेकंड का सिंबल, और रेडियन में डायरेक्ट हम इसे ही लिख देते हैं, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को नोट बनाना होगा, तो नोट बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नोट बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि जब भी हमारा क्लास, जैसे एक स्लाइड कंप्लीट हो जाता है तो हम ऐसे कुछ साइड हो जाया करेंगे, और आप लोग साथ में क्या करते हैं, इसको कंप्लीट होने के बाद वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, आपका डिस्क्रिप्शन देखिएगा, इसका लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलो, तो इसमें कुछ बात से हैं, जैसे मान लो कि बोलोगे सर कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है ना, तो थोड़ा कन्वर्जन देख लेते हैं। तो कन्वर्जन से पहले यह ध्यान रखिएगा कि जैसे डिग्री और मिनट में क्या रिलेशन है, तो याद रखिएगा जैसे 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3600 सेकेंड। आप लोग गौर से देखोगे तो यही आएगा। ये आ गया, है ना। तो ये रिलेशन हो गया डिग्री मिनट, मिनट सेकेंड, डिग्री सेकेंड में। ऐसा ही देखो, तो आप लोग पढ़ते हैं कि 2 पाई आर सब जानते हैं, तो वहां से देखो पाई रेडियन, पाई रेडियन, पाई रेडियन जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपन पाई, ठीक है, 180 डिग्री अपन पाई। अगर हम 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में निकालेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री यहाँ से हटाएंगे तो पाई अपन 180, पाई अपन 180 रेडियन आ जाएगा। तो ये दोनों याद रखना है, ये दोनों याद रखना है, कन्वर्जन में काम आएगा। किस में काम आएगा, कन्वर्जन में काम आता है। ये दोनों किस में काम आता है, कन्वर्जन में। और आप लोग पहले से ही पाई का वैल्यू क्या जानते हैं, 3.14 या 22/7, 22/7। ये चीज याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहले से याद होगा भी, है ना। तो आपको हम बता रहे हैं कि हम जो लेक्चर तैयार कर रहे हैं ना, तो इस ढंग से तैयार कर रहे हैं, बता देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा।
थोड़ा मेरा वीडियो स्लो लगेगा, कहीं पे मेरा पढ़ाई का अच्छा नहीं लगेगा। ओवरऑल आप लोग जब पूरा पढ़ोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आपको हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, पूरा डीपली पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी में हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, आर्क समझते हो, पढ़े होंगे, हिंदी में तीर-शिखंड सब बोला जाता है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई सर्कल है ना, इसको मान लो दो पार्ट में काट दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। क्या हो गया ये, आर्क हो गया। इसी आर्क के लेंथ हमको फाइंड करना है, किसी के आर्क का लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एक रिलेशन है जिसको आप लोग को याद रखना है। ये हो गया, ये इसे मान लो टर्न हुआ है, ये तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क। ये हो गया रेडियस, और ये हो गया एंगल थीटा। अगर मान लो आर्क का लेंथ एल है, तो हम लोग को ऐसा होना चाहिए, जो एंगल जो वैल्यू होता है ना, थीटा इक्वल टू एल अपन आर होता है। ये कहने का मतलब ये है, जो एंगल डिफाइंड होता है ना, एंगल जो डिफाइंड होता है वो ऐसे ही डिफाइंड ही होता है, आर्क अपन रेडियस, आर्क अपन रेडियस। ठीक है, इसका यूनिट किस में हुआ जाता है, रेडियन में। यूनिट किस में आता है, रेडियन में आता है। ये हो गया। तो अगर हम लोग इसी में बात करेंगे आर्क लेंथ का, एल इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आर इंटू थीटा। क्या आ जाएगा, आर इंटू थीटा। इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा, ये मस्ट बी इन रेडियन, ये इसको हमेशा रेडियन में यूज करना है, मस्ट बी इन रेडियन। इस किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ये रेडियन में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन। ये किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझने में अच्छा लगता होगा, मजा भी आता होगा, है ना। ये बात समझ में आया। इसको अर्क बोलते हैं, इसके लेंथ को हम अर्क, लेंथ ऑफ अर्क बोलते हैं या अर्क लेंथ बोलते हैं। जिस पॉइंट के अबाउट ये क्या होता है, टर्न लेता है, रिवॉल्व करता है, उस फिक्स पॉइंट के और इस पाथ के अर्क के बीच के लेंथ को रेडियस बोलते हैं, है ना। इसको अगर पूरा 180 360 घुमा देंगे तो एक सर्किल फॉर्म हो जाता है। चलो, तो इस तरह से हम निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये है कि हमें कन्वर्ट करना है डिग्री को, कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो इस रेडियन को हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री को कन्वर्ट करना है ना। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन ये रेडियन में गिवन है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोग को लिए होमवर्क दे देंगे जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, अभी अभी हम पढ़े हैं कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपन पाई। सिंपल सी बात है, 180 अपन पाई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड कर देना है।
180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखो पाई/6 है इंटू 180 अपन क्या कर देना है पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना कट जाएगा 30 डिग्री। ये किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री। तो याद रखना है पाई/6 30 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर पाई/4 है तो पाई/4 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री अपन पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 45 आ जाएगा, तो मतलब 45 डिग्री है। पाई/3 आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, पाई/2 आपसे खुद सॉल्व कर लोगे। 2 पाई/3 को हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ है 2 पाई/3 मल्टीप्लाई कर देना है कितना से बताओ 180 डिग्री अपन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो तो 60 या 60 इंटू 2 कितना आ गया 120 डिग्री। ये आ गया, है ना। तो कन्वर्जन बड़ा इजी है और यहाँ से आपको बेसिक मैथ है तो बेसिक बातें ही करेंगे और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ये बोर मत होइएगा, क्योंकि आप लोग स्टार्ट करोगे तो हर एक चीज़ को पढ़ना होगा। जो चीज़ आज आपको बोर होंगे चाहते आप पढ़ना छोड़ दोगे, आगे यही चीज़ आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं और आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। कन्वर्ट इनटू डिग्री, ये सब होमवर्क रख लीजिए। इसका बताइएगा कुछ नहीं, 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है ना। जैसे मान लो यहाँ पर क्या गिवन है 3 पाई/4, 3 पाई/4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 180 डिग्री अपन पाई। तो इसमें क्या आ जाएगा पाई ने पाई को काट दिया, यहाँ से काटो तो 4 से कट जाना चाहिए। कितना आ जाएगा ये 4 चौका 16, 4 पंचे 20 45। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 45 इंटू 3, 3 इंटू 45। तो कितना आ गया ये 5 3 जा 15 और 4 3 जा 4 3 12 1 13, 135 डिग्री ये आ गया यहाँ पर आंसर। ऐसे 7 पाई है। तो ये सब आप लोग खुद से सॉल्व करना ट्राई करना है, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल मैथ है, इसमें ऐसा कुछ रॉकेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलो इसी के साथ अगर हम लोग देखें तो आगे हमारे पास है कन्वर्ट इनटू रेडियन। डिग्री में गिवन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, यहाँ डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा, डिफिकल्ट तो है नहीं, सिंपल सी बात है। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है ना। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा पाई अपन 180। तो यहाँ उसके उल्टा से डिवाइड कर मल्टीप्लाइड कर देना है, बस यही है। जैसे मान लो यहाँ पर 102 डिग्री है ना, तो 102 मल्टीप्लाई कितना कर देना है पाई अपन 180। तो देखो कट जाना चाहिए, तो आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। जैसे यहाँ 760 डिग्री है, मल्टीप्लाई कर दो पाई अपन 180, पाई अपन 180। इसको काट के देखें, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 51, यहाँ से आ जाएगा 90, कटेगा क्या 3 से कट जाएगा 30 तिया 90, यहाँ से आ जाएगा 3 इकाई 3, 2 7 तिया 21, 17 तिया 51। अब नहीं कटेगा है ना। तो 70 पाई/30 रेडियन आंसर आ गया। ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसे इसको भी सॉल्व कर देना है। यहाँ से 175 डिग्री है तो क्या कर देना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपन 180, सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, 15 डिग्री है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपन 180। जैसे यहाँ 75 डिग्री है तो 75
5 डिग्री 75 मल्टीप्लाइड पाई अपॉन 180। ये सब आगे आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है ना। तो आज जो पढ़े हैं बस उसका यही फायदा होता है कि हमें डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमने सीख लिया है, ये चीज़ें हमने सीख लिया है। और आप लोग के लिए कुछ और क्वेश्चंस दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो इस सबको क्या करना है आप लोग को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 10th पास हैं आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं क्या। और स्टार्टिंग है तो आप लोग अभी से मन लगाइए। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास है फाइंड द आर्क एंगल। फाइंड द आर्क एंगल, क्या करना है, आर्क एंगल फाइंड करना है ना। तो आर्क एंगल जो फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना। तो यहां से देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क एंगल। आर्क एंगल, ये है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, है ना। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, फाइंड द आर्क एंगल। तो देखो इसमें हमें क्या दे दिया है, एल का वैल्यू दिया है पाई सेंटीमीटर, है ना। आर का वैल्यू दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एल अपन आर। तो यहाँ से क्या जाएगा, एल का वैल्यू पाई सेंटीमीटर और डिवाइड में 6 सेंटीमीटर। दोनों साइड यूनिट सेम है तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू आ गया पाई/6 रेडियन। पाई/6 रेडियन को डिग्री में बताओ तो कितना था, 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री, है ना। कितना था ये, 30 डिग्री। कैसे बदलोगे, तो पाई/6 उसको मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री अपन पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 30 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो हम आपको यहाँ भी बता दिए हैं कि ये जो एंगल होता है किस में आता है, रेडियन में, है ना। तो यहाँ इसलिए हम इसमें किस में लिखे थे, रेडियन में लिखे थे। किस में ये एंगल आ गया, ये एंगल किस में आ गया, रेडियन में। ओके, चलो अगर ये बात समझ में आ गया तो आर्क लेंथ फाइंड करना, आर्क एंगल फाइंड करना, है ना। एंगल का कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। कहता है हाउ मेनी डिग्री आर इन 1 रेडियन। एक रेडियन में कितना डिग्री होता है ना। एक रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो हम लोग पढ़े हैं 1 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या पढ़े हैं बताना, पाई/180। अगर यहां से आप लोग उल्टा पुल्टा हो रहा है तो ये चीज हमेशा याद रखना है, एक चीज हमेशा याद रखना है। हाँ, तो हाउ मैनी डिग्री आर इन रेडियन। तो हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपन पाई। चाहो तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हो और चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हो। इसको कैसे कर सकते हो, तो यहाँ आप लोग पाई का वैल्यू रख सकते हो 180 डिग्री अपन 3.14। आप लोग क्या करें, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। हम आप लोग को दिखाने के लिए, आंसर के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा मैथमेट थोड़ा मैथ का कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं।
क्या है 180 डिवाइड कितना करना है 3.14 कितना आ गया 57.3 डिग्री ये हो गया। ठीक है चलो आप लोग ये बात क्लियर है। तो 1 रेडियन कितने की इक्वल होता है 57 डिग्री का 57.3 डिग्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड एट 4 PM। मतलब 4 PM घड़ी में जब 4 बजता है ना घड़ी में जब 4 बजता है तो तो मिनट की सुई और जैसे ये है ना यहां पर गौर से देखना ये आवर हैंड है। क्या है ये आवर हैंड है ना। और ये क्या है मिनट और ये क्या है सेकेंड का है। जब ये 4 बजा रहेगा क्या बजा रहेगा 4 तो ये बोला है कि ये बीच का एंगल जो होता है आवर हैंड और मिनट हैंड के उसके बीच का एंगल क्या होगा। अगर हम एक वॉच बनाए तो ऐसे बना सकते हैं क्या यहाँ 12 होता है 3 होता है 6 होता है और 9 होता है। इस बीच में क्या होता है 1 2 इस बीच में 4 5 यहाँ पर 7 8 यहाँ पर 10 11 इस तरह से हमारा वॉच है जो बनावट है। मान लो ये पॉइंट हो गया। जब 4 बजेगा एग्जैक्ट 4 बजा रहेगा ध्यान दीजिएगा जब एग्जैक्ट 4 बजा रहेगा तो आवर का आवर कुछ ऐसे होगा और मिनट कुछ ऐसे रहेगा है ना। तो हमें ये एंगल बताना है ये क्या होगा कुछ समझे बात। तो अगर हमें ये एंगल बताना है तो इसके लिए क्या कर लोगे थोड़ा सा ये बताना है कि ध्यान से देखते रहिएगा जैसे ये है ना ये 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 और ये बराबर डिवाइड कर दिए क्योंकि बराबर एंगल मेक करता है ना। इस 12 1 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो 1 से 2 के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा 2 से 3 के बीच का एंगल भी थीटा होगा ये 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 भी थीटा ये भी थीटा ये भी थीटा ये भी थीटा और ये भी थीटा। टोटल एंगल कितना हो गया बताना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब यहाँ से देखें तो 12 थीटा का वैल्यू किसके होता है। हम सब जानते हैं कि टोटल एंगल जो होता है किसी सेंटर पे वो 360 डिग्री होता है। रेडियन में भी बोल सकते हैं कितना 2 पाई रेडियन क्योंकि 360 डिग्री। तो यहाँ से थीटा देखो कितना आ गया 30 डिग्री बोल दो यहाँ से बोल दो पाई/6 रेडियन। ओके ये आ गया।
ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये एंगल कितना आया 30 डिग्री, ये एंगल कितना आया 30 डिग्री, ये एंगल कितना 30 डिग्री, और ये एंगल कितना आया 30 डिग्री। तो हमें टोटल एंगल चाहिए। तो टोटल एंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, कितना आ गया 4 × 30 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री। रेडियन में बात करेंगे तो 4 × π/6, कितना आ गया ये 2π/3 रेडियन। ये आ गया आंसर। ये क्या आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन होता है। आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपका बेसिक स्टार्ट हुआ है, तो आपका बेसिक वीक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है ना। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड, मतलब मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच का एंगल क्या होगा जब 4 बजा होगा, जब घड़ी में क्या बजा होगा 4। ठीक है, घड़ी में जब 4 बजा होगा तो घड़ी किस पोजीशन में होगा वो दिखा दिए। तो फिर एंगल क्या होगा। अब देखो इधर से एंगल भी हम लोग स्मॉल एंगल, इधर के एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो 360 - 120, लेकिन हमें ये एंगल फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हो, त्रिकोणमितीय अनुपात हिंदी में बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्लास 10th में, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th में याद चलेगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इस एंगल को तो 90 बोलते हैं, ये हाइपोटेनस हो गया। अब हम नाम रखते हैं ए बी और सी रख देते हैं। तो बोलो सर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फिक्स होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है, बट बेस और परपेंडिकुलर आधार और लंब फिक्स नहीं होता है। अगर हम इस एंगल को बात करें थीटा और इस एंगल को बोल दें अल्फा, है ना, तो ये भी बेस हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो कब हम बेस बोलेंगे और कब हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, है ना। तो इसमें थोड़ा एक लाइन लिखते हैं फिर समझाते हैं। अगर हम बात करेंगे फोर एंगल किसके लिए, थीटा के लिए, अगर इस एंगल की बात करेंगे हम, तो हमारा ए बी जो होगा बेस होगा और बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस तो रहेगा। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये ए बी क्या हो गया, ए बी को हम लोग बेस बोलेंगे, बी सी को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ए सी को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है। चलो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगर हम इसी में बात कर लेंगे, फोर एंगल अल्फा, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा ए बी जो हो जाएगा ना इस एंगल के अकॉर्डिंग बी सी हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर क्या हो गया, फिर यहाँ आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है, तो ये बात समझ में आया। अगर ये बात समझ में आ गया तो यहाँ से हमें ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो 6 रेशियो आता है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, तो ध्यान दीजिएगा, तो ये भी जो भी होता है राइट एंगल के लिए ही होता है। तो जैसे साइन है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का बेस अपन हाइपोटेनस और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपन बेस। क्लियर है, ऐसा ही देखोगे कॉट थीटा
सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो क्या आ जाएगा बताना। कॉट थीटा के लिए बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का हाइपोटेनस अपन बेस, और कोसेक थीटा का हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। एक बात करें, आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे, ऐसे हैं लाल कक्का, है ना, के ए। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, है ना। के मतलब कर्ण, के मतलब कर्त, ये किसका हो जाता है, साइन का, और ये कॉस का, और ये टेन का। इसी का उल्टा कर देंगे तो उल्टा का हो जाता है। देखो, साइन का इन्वर्स कोसेक है, कॉस का इन्वर्स सेक है, और टेन का इन्वर्स कॉट है। तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये 6 रेशियो है। इसी 6 रेशियो से पूरा इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बना है ना। इसलिए बेसिक में ये सब पढ़ाना होता है, और क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, याद भी होगा। क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं, याद भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और पढ़े हैं टेन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन और कॉस के टर्म में, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इसी में आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा, मतलब साइन कोसेक का इन्वर्स होता है कॉस थीटा, सेक थीटा का इन्वर्स होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। इसके बाद भी आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी को अलग अलग तरीका से लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस सब में एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहे थे ना, तो इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम करके जो आता है, एच स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप लोग को याद होगा। ये किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसके लिए होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। चलो, तो यहां अगर हम लोग आ गए हैं तो ये सब बेसिक चीज है, याद होना चाहिए। इसके आगे भी ले जाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बहुत बड़ा लगेगा, है ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होता है? जैसे साइन जीरो का 30 डिग्री, 45, 60 और 90 सब वैल्यू याद होगा, बताइएगा। साइन जीरो का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, है ना, और साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। कॉस जीरो का क्या होता है? 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 90 0। यहाँ देखिएगा 10 0, साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 कितना आ गया? 0। ये कितना हो जाएगा? 1/, दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1/0, मतलब अनडिफाइंड। ठीक है। कॉट की बात करेंगे तो कॉट में क्या होगा? इसका उल्टा कर दो तो 1/0, मतलब अनडिफाइंड। यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 1/√3 और यहाँ 0/1, कितना आ गया? 0। से किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 1 का इनवर्स 1, इसका हो जाएगा 2/√3। उम्मीद करते हैं याद भी होगा आप लोग को। √2, यहाँ 2 और यहाँ 1/0, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का, तो 0 का इन्वर्स 1/0, कितना आ जाएगा? अनडिफाइंड। यहाँ 2, 1/2 का यहाँ √2, यहाँ इसका इन्वर्स करेंगे तो 2/√3, यहाँ 1 का इन्वर्स 1 करेंगे, तो ये आ जाता है। ये आ गया। चलो, तो ये वैल्यू आपको याद था, फिर भी हम लिखा दिए ताकि इसको दोबारा कभी भूले नहीं, इसको कभी भूले नहीं। चलो, अब इसी में अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कुछ खास बात ये है कि ये तो 90 डिग्री है। इसमें क्या होगा? मान लो कि अगर ये 3 यूनिट है, कितना यूनिट है ये, और ये कितना है? 4 यूनिट। यूनिट कहने का मतलब ये है कि अगर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से देखो तो ये कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बताना। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √9 प्लस 16 अंडर रूट कितना आ गया? 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, है ना। तो ये एंगल तो पता है 90 डिग्री हो गया। इसके बाद जो दो अगला रिलेशन बनता है ना, बड़ा अच्छा बनता है। जैसे 3 और 4 में बड़ा साइड कौन है? 4 है। तो 4 का सामने क्या होगा? बड़ा एंगल होगा, वो एंगल होता है 53 डिग्री। 3 के सामने कितना होता है? 37 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंटल है बिल्कुल। आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, उसका एंगल मेजर करोगे तो 90, 37, 53 ही आता है। ठीक है ना। ये बात समझ में आया? हाँ, अगर ये बात समझ में आया तो इसमें यहाँ रखिएगा,
जैसे हमें बोला जाएगा कि इस 53 के लिए आप इस एंगल की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि साइन 53 बताओ, तो 50 साइन के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 53 का परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5 हो गया। ऐसे ही मान लो cos 53 का पूछे तो क्या बोलोगे, बेस अपन परपेंडिकुलर तो बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है, बेस अपन हाइपोटेनस बी अपन एच, तो बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ऐसे ही किसका लिख दोगे, tan 53 का, तो कितना आ जाएगा बताना, p/b, तो p कितना आ गया 4 और b कितना है 3। ऐसा ही मान लो कॉट का लिखोगे 53 डिग्री, तो कितना आ जाएगा b/p 3/4। ऐसा ही मान लो सेक का लिखोगे तो सेक 53, तो h/b, तो h कितना है 5, b कितना है 3। ऐसा ही मान लो कोसेक 53, तो कितना आ जाएगा कोसेक 53 का, तो क्या होता है फॉर्मूला h/p, h कितना है 5 और p कितना है 4। ये आ गया, कितना इजी है ना। ऐसे मान लो 53 में भी लिखो, जैसे मान लो कि साइन 37, अब 37 में आ गए तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो गया। तो इस एंगल की बात करेंगे तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस से हो, तो साइन 53, तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, तो 3/5। कॉस 53 क्या हो जाएगा, कॉस 53 का बेस अपन हाइपोटेनस 4/5, सॉरी 53 यहाँ नहीं लिखना था, 37 लिखना था, कॉस 37 tan 37 कॉट 37 सेक 37 और कोसेक 37, ये आ गया। ये आपको खुद से लिखना है, 4 छोड़ दिए हैं, इस तरह से होमवर्क मिल गया आपको। और आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ होमवर्क मिला है, धीरे धीरे होमवर्क बढ़ाएंगे, हर एक चीज़ आप लोग करवाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से फिर अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।